टॉप रैंकर के पहले सेट में बीपीएससी एईटी के लिए पहला सेट है ये। फ्री टेस्ट है शायद ये। इसके लिए पहले सेट का सॉल्यूशन आज हम लोग तैयार कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन था कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर एक साथ दो अलग अलग फसलों के उगाने के साक्ष्य मिले हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन था कालीबंगन, बनवाली, लोथल और रोपड़। आप लोग सब जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के इम्पोर्टेंट साइट्स हैं ये। जिसमें इस क्वेश्चन का आंसर होगा कालीबंगन। कालीबंगन, ठीक है। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो अब सबसे पहले कालीबंगन का देख लेते हैं, इसकी उपस्थिति क्या है। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे, ये प्राचीन नाम है सरस्वती का। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक एग्जाम में आ चुका है। कालीबंगन का लोकेशन पूछा गया था और उस एग्जाम में ये बात पूछा गया था कि हनुमानगढ़ जो है किस राज्य में है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के जितने साइट्स हैं उनकी अवस्थिति बहुत इम्पोर्टेंट है। और सेकंड चीज़, उसके खोजकर्ता ये थे अमरानंद घोष। 1953 में इन्होंने इसकी खोज की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या क्या मिला है हमें कालीबंगन से जुते हुए खेत मिले हैं। ये प्री हड़प्पन साइट है, ठीक है। विश्व के सबसे प्राचीन ज्ञात उदाहरणों में से एक है जहाँ पर खेती का प्रमाण मिला है, ठीक है। और यहाँ पर जो था डबल क्रॉपिंग सिस्टम था। इट मीन ग्रिड प्रणाली पर जुताई होती थी, ठीक है। और जो एक स्क्वायर बनता था उसके 4 कोने में, जो एक स्क्वायर बनता था उसके 4 कोने में दो अलग फसल होते थे, ठीक है। ये समझ लीजिए कि पूरब से पश्चिम जो लकीर होती थी उसमें चना लगा रहता था, और उत्तर से दक्षिण जो लकीर होती थी उसमें क्या लगा रहता था, सरसों। ये आपको कालीबंगन से इसके साक्ष्य मिले। उसके अलावा ये बहुत इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, मगर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भूकंप और आपदा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। जल निकासी प्रणाली का अभाव था, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अग्नि वेदिका एवं एक चबूतरे पर 7 अग्निकुंड मिले हैं और धार्मिक अनुष्ठान के साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक ऑप्शन है बनवाली। बनवाली जो है यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर मिट्टी का हल मिला था, ठीक है। और RS बिस्ट इसके खोज करता थे। ये 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड है लोथल, काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट। गुजरात में एक कोस्टल साइट था। यहाँ एक बहुत बड़ा डॉकयार्ड गोदीवाड़ा कह के वहाँ पे दिया रहता है। बंदरगाह को गोदीवाड़ा कहते हैं, गोदीवाड़ा, ठीक है। यहाँ पे मिला था, ठीक है। इवन कुछ एग्जाम में तो उसके डायमेंशन को पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो आपका लोथल था इसके खोजकर्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट डाउन कर लीजिए, SR राव, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं एक रोपड़, ये भी इम्पोर्टेंट साइट है। रोपड़ जो है आपको सतलज नदी के किनारे पंजाब में अवस्थित है, ठीक है। यहाँ पर जो है कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला है। और इस साइट के खोजकर्ता का क्या नाम है, यज्ञदत्त शर्मा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस सभी चीज़ को नोट डाउन कर ले। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। सबसे पहला कथन क्या है भाई, मुक्ति। हिंदी में मुक्ति कहते हैं इसको, ठीक है। मुक्ता, ये मुक्ति होगा यहाँ, को अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। फिरोज शाह तुगलक के काल में इक्ता पद को वंशानुगत बना दिया गया। कौन सा कथन सही है पूछा गया है, इस चीज़ को ध्यान देना है। अक्सर गलती होता है स्टूडेंट से, कौन सा कथन सही है गलत है, बहुत माइनर लगता है, यहाँ पर एरर हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो है आपका पहला और दोनों कथन जो है वो सही होगा, ठीक है। इक्ता प्रथा जो होता था ये एक सामंती व्यवस्था थी, ठीक है। सामंत यूँ समझ लीजिए कि राजा अपनी शासन व्यवस्था, सैनिक सुरक्षा के लिए कुछ सामंतों को एक जमीन का टुकड़ा दे देता था,
जिस पर रेवेन्यू कलेक्ट करके वो अपने सैनिकों का वो खर्च उठाता था। ठीक है, ये व्यवस्था तो काफ़ी पुरानी है। ठीक है, मगर सल्तनत काल में इसको इक्ता व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। ठीक है, भारत में इक्ता प्रणाली को व्यवस्थित रूप से इल्तुतमिश ने शुरू किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, वेतन के बदले भूमि राजस्व देने की प्रथा थी। ठीक है, मुक्ता के अधिकार और कर्तव्य। मुक्ता या वाली का मुख्य कार्य राजस्व वसूलना, उस धन से सुल्तान के लिए सेना का रखरखाव करना, साथ ही अपने इक्ता में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था थी जिसमें जो सेंटर होता था उसको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में काफ़ी सुविधा होती थी। ठीक है, और उसके अलावा जो रेवेन्यू वसूलने के बाद जो सैनिक खर्च और अपने एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के बाद जो मुक्ता के पास बच जाता था उसको क्या कहा जाता था? फवाजिल। फवाजिल। ठीक है, इक़्तिदार अपनी खर्च सेना के बाद जो अधिशेष राजस्व रह जाता था उसको खजाने में उसको जमा करवाना पड़ता था। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट आता है तुगलक काल का परिवर्तन। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने इक़्तिदारों के साथ उदार नीति अपनाई। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने सैनिकों और अधिकारियों को संतुष्ट करने के लिए इक्ता को वंशानुगत बना दिया। किसने किया ये? फिरोज शाह तुगलक ने किया, हेरिडेटरी बना दिया। ठीक है, इससे सल्तनत काल की केंद्रीय नियंत्रण कमजोर हुई और कालांतर में यही विघटन का कारण बन गया। स्पष्ट है कि आप डिसेंट्रलाइजेशन कर रखे हैं वो व्यवस्था को चलाने के लिए, मगर सेंटर का कंट्रोल उस पर होना चाहिए। ठीक है, अभिकता की बात तो हम लोग कर लेते हैं, मगर वास्तविकता में जो ये समंती व्यवस्था है इसका प्रारंभ जो होता है सातवाहन काल से माना जाता है। ठीक है, सातवाहन काल में पहली बार जो है ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि दान देने की व्यवस्था शुरू की गई थी। ठीक है, तो अगर कभी पूछ दिया जाता है इस तरह का क्वेश्चन कि बीज कब पड़ा, तो आप इसमें सातवाहन काल रहे अगर, तो आप इस पर एक बार विचार करिएगा और आंसर भी सातवाहन काल ही होगा। इसके बाद गुप्त काल में इसका और विस्तार हुआ और फाइनली जो मध्यकालीन भारत में हम लोग देखते हैं एकता व्यवस्था के रूप में, उसी का एक रूप था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हम लोगों का, प्राचीन भारत में श्रेणी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन धार्मिक गुरुओं के लिए, सेकंड ऑप्शन व्यापारियों और शिल्पकारों के संघ के लिए, राजा के अंगरक्षकों के लिए, और एक प्रकार के किसी कर के लिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा व्यापारियों और शिल्पकारों के संघ के लिए। श्रेणी शब्द जो यूज होता था किसके लिए? व्यापारियों और शिल्पकारों के संघ के लिए। अब ये जो थी एक प्रकार के व्यवसाय में लगे लोगों के संगठन को श्रेणी कहा जाता था। इसके प्रमुख को ज्येष्ठक और श्रेष्ठीन कहा जाता था। श्रेणी केवल व्यवसाय संघ ही नहीं था बल्कि बैंक की तरह भी काम करता था। वे जनता से धन जमा लेती थी और उसे बजाते ब्याज भी देती थी। जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम आज हम देख रहे हैं वो श्रेणी के रूप में उस समय एग्जिस्ट करता था और इसकी न्यायिक स्वायत्तता भी थी। ठीक है, श्रेणियों के अपने नियम होते थे, वे श्रेणी धर्म कहलाते थे। राजा भी इन नियमों का सम्मान करता था और श्रेणी के आंतरिक विवादों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता, इंटरफेयर नहीं होता था। ठीक है, तो ये तो बात होती थी श्रेणी की, जो उस काल में एक जगह रहकर अलग अलग प्रोफेशन के लोग थे। ठीक है, सॉरी, एक ही प्रकार के व्यवसाय के लोग थे, जैसे बुनकर हो गए, सुनार हो गए, बढ़ई हो गए, वो श्रेणी कहलाते थे। ठीक है, मगर उस समय एक शब्द और चलता था, सार्थवाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है कहीं पे, मैंने इसे देखा है। सार्थवाह काफ़ी जगह मैंने देखा, बिहार के एग्जाम में खास करके 2-3 जगह रिपीटेशन है इसका, दरोगा, बिहार एसएससी, इस सब के एग्जाम में रिपीटेशन है। तो सार्थवा के बारे में देख लेते हैं कि सार्थवा जो वैसे व्यवसायी थे जो लंबी दूरी चलकर व्यापार करते थे। ठीक है, तो जब लंबी दूरी जाते थे तो ऐसा जोखिम बना रहता था कि रास्ते में लूट हो, ये हो, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये लोग ग्रुप में चलते थे। ठीक है, तो इस
जो ग्रुप में होता था, तरह तरह के व्यवसायी होते थे। यहाँ अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि श्रेणी में एक ही तरह के व्यवसायी थे, पर सातवां में अलग अलग तरह के व्यवसायी लोग रहते थे। ठीक है। और जो उस व्यापारी को सार्थ, उस काफिले को सार्थ कहा जाता था, और उसको जो लीड करता था, जो लीडर थे, उसको उसको सार्थवाह कहते थे। ठीक है। जिसका मुख्य कार्य क्या होता था? काफिले की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सही रास्ते पर ले जाना। ठीक है। अब मध्यस्थता, ये स्थानीय राजा और अधिकारियों के साथ बातचीत भी करता था, व्यापार को सुचारू रूप से चालू कर सके। और प्रशासनिक भूमिका क्या थी? गुप्त काल के दौरान सार्थवा शहर के प्रशासन का एक महत्वपूर्ण सदस्य भी हो गया था। ठीक है। तो अब श्रेणी और सार्थवा देखिए क्या क्या हो जाता है। यह एक अस्थाई व्यावसायिक संगठन हो गया। ठीक है। सार्थवा क्या हो गया? यह एक व्यापारिक काफिला का नेता हो जाता था। ठीक है। श्रेणी क्या होता था? एक ही जगह पर रहते थे। और सार्थवा जो होता था वो लंबी दूरी एक शहर से दूसरे शहर पर ट्रेवल करते थे। ठीक है। और सदस्यता, इसमें एक प्रोफेशन के लोग रहते थे, और सातवां में अलग अलग प्रोफेशन के लोग रहते थे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और मुद्रा और मोहरे, गुप्त काल के श्रेणी अपने मोहरे और कभी कभी अपने मुद्रा भी होते थे। श्रेणियों का अपना मुद्रा भी होता था जो उनकी आर्थिक शक्ति दर्शाती थी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है हम लोगों का कि संगम साहित्य में तालकोपियम ग्रंथ के बारे में विचार करें। ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसमें ढेर सारा बुक लिखा गया है, आप लोगों को पता है। इसमें तीन मुख्य पुस्तक है। संगम काल तो आप जानते हैं। ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है। दक्षिण भारतीय इतिहास में संगम काल प्रसिद्ध तमिल रचना जो थी आपका, वो क्या थी आपकी? तालकोपियम। कोपियम। इसके अलावा क्या था? तालकोपियम जो था, क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कि संगम साहित्य में तालकोपियम ग्रंथ के संबंध में विचार करें। पहला ऑप्शन है, यह तमिल व्याकरण और काव्य शास्त्र पर आधारित सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ है। सेकंड क्वेश्चन है, इसकी रचना अगस्त ऋषि के शिष्य तालकोपियार ने की थी। सही उत्तर चुने। ऑप्शन सही ढूंढने की बात कर रहा है। ऑप्शन हमारे पास है केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। इसमें दोनों ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। सॉरी फॉर दैट। इसका ऐतिहासिक महत्व हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। यह द्वितीय संगम का संगम जो द्वितीय संगम का एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ है। यह तमिल भाषा की प्राचीनतम और उसकी व्याकरणीय शुद्धता का आधार स्तंभ है। देखिए, संगम जो हुआ था वो एक्चुअली होता क्या था कि उस काल में जो दक्षिण भारत के विद्वान थे उनकी संगति होती थी। ठीक है। तो ये दूसरी संगम में जो है इस पुस्तक के बारे में लिखा गया। ठीक है। इस विषय वस्तु इसमें तीन भाग में बांटा गया। ठीक है। स्टुट, एस्टूट जिसमें ध्वनि और लिपि के बारे में, सोल जिसमें शब्द विचार लगा लगा लिखा गया है, और पोरुल यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उस समय के सामाजिक जीवन, प्रेम और युद्ध के नियमों का वर्णन है, जिससे हमें संगम काल के बारे में विस्तार से पता चलता है। देखिए, उस समय तीन अवधारणा थी। तालकोपियम में तमिल भूमि के 5 भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया था। ये उसी बुक का रेफरेंस है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। पर्वत कुरंजी कहा जाता था। वन मुल्ले, मैदान मरुदम, तट नोएथल, और मरुस्थल को क्या कहते थे? पोले कहते थे। ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं बता देता हूँ कि उस समय तालकोपियन के अलावा और सारे बुक लिखे गए। ठीक है। जिसमें एक बुक आपका आता है शिल्पाधिकारम। ठीक है। ये राइटर का नाम लिख लीजिए और सब्जेक्ट भी मैं बता देता हूँ। शिल्पाधिकारम एग्लो अधिंगल द्वारा लिखा गया। ठीक है। और इसमें कन्नगी और कोवलम की कथा है। कन्नगी कोवलम, आप अगर इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपको पता है।
नहीं है तो फिर कभी इसके बारे में चर्चा करेंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा। सेकंड बुक होता है मनी मैकले, ठीक है, इसके शीतले सतनार, ठीक है, जिसमें कोबलन और माधवी, जो उसमें एक कैरेक्टर है कोबलन, उसकी जो माधवी के साथ जो एक पुत्री हुई मनी मैखले की बौद्ध धर्म की यात्रा का वर्णन है। एक पुस्तक आ जाता है आपका जीवक चिंतावनी, ठीक है, तिरुदेवर इसके राइटर हैं। यह एक महान जैन काव्य है जो जीवक के जीवन पर आधारित है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, तबीयत खराब है इसलिए अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त सम्राट ने अपनी मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है इस काल को, ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अब स्वर्ण युग कहा जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके बारे में मोटा मोटी एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो, ठीक है। गुप्त काल का जो संस्थापक थे इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, श्री गुप्त थे उसके संस्थापक। उनका कार्यकाल 240 से 280 एडी था, ठीक है। इन्हें आदिराज भी कहा जाता है, ठीक है। हालांकि वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए, वास्तविक संस्थापक की बात होती है तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, जिसका टाइम पीरियड 319 से 334 एडी था, ठीक है। इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और महाराजा धीराज की उपाधि भी इसने धारण किया। और 319 एडी में इन्होंने एक संवत चलाया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गुप्त संवत कहते हैं, ठीक है। तो ये तो मान लो गुप्त काल के बारे में होगा, मगर हमारा प्रश्न है कि किस गुप्त शासक ने को उनकी मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए देखा गया है, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और भानुगुप्त, ये सारे जो हैं गुप्त काल के शासक हैं, ठीक है। इसमें हमारा ऑप्शन आ जाता है समुद्रगुप्त, इसका आंसर होगा, ठीक है। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए अपने सिक्कों पर देखा गया है, ठीक है। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त का जन्म जो हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के पुत्र के रूप में हुआ था, ठीक है। और यह गुप्त शासन का सबसे महान शासक माना जाता है और सबसे विस्तारवादी शासक माना जाता है। यह 335 से लेकर 375 ईस्वी तक रूल किया। लगभग 40 वर्ष का शासन काल में इसने कविराज, अश्वमेघ पराक्रम इत्यादि की उपाधि इसने धारण की, ठीक है। और इसे भारत का नेपोलियन भी कहा गया। विडंबना देखिए, नेपोलियन इसके बाद आया और इसे भारत का नेपोलियन कहा गया इसे विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक कला प्रेमी था, महान योद्धा था, ठीक है ना। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, ठीक है। वीणा वादन प्रकार के सिक्के पर उसे एक ऊंचे सोफे पर बैठा हुआ वीणा बजाते हुए दिखाया गया, जो उसके व्यक्तिगत कला प्रेम को परिलक्षित करता है, ठीक है। इसी के काल में प्रयाग प्रशस्ति की रचना हुई, जिसकी लेखक हरिसेन है, जिसमें समुद्रगुप्त के विजयों की रचना की गई है, ठीक है। वर्णन है जिसमें आर्यवर्त के लिए प्रासवोद्धारण, जड़ से उखाड़ना, और दक्षिणापथ के लिए ग्रहण मोक्षानुग्रह, जीतकर राज्य वापस करने की नीति को समुद्रगुप्त द्वारा यूज किया गया था, ठीक है। समुद्रगुप्त का राजकीय जो अगर को पूछ दिया जाए कि राजकीय चिन्ह, तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं आप। तो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर गरुड़ के चित्र मिलते हैं, जो दर्शाता है कि भगवान विष्णु का वह उपासक था। तो राजकीय चिन्ह के रूप में गरुड़ को हम कह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन है ये कि ये मध्यकालीन भारत का प्रश्न हो गया आपका, कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान कोही की स्थापना की थी। पहला ऑप्शन है आपका अलाउद्दीन खिलजी,
गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इसका सही आंसर आपका क्या है? आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश की कहा जाए तो तुगलक वंश का जो कार्यकाल था वो क्या था? 1320 से लेकर 1413 तक जो है ना तुगलक वंश का कार्यक्रम रहा, जिसमें मुख्यतः 4 शासक का नाम दिया जाता है। ठीक है, शासक तो बहुत हुए, बाद के उत्तराधिकारी जो है ना 3 शासक मुख्यतः कह सकते हैं। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 वंश की स्थापना, मोहम्मद बिन तुगलक जिसे पागल शासक भी कहते हैं। ठीक है, और तीसरा है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये 3 शासक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मगर मेरा प्रश्न क्या है? दीवाने कोही यह एक कृषि विभाग था। ठीक है, स्थापना का उद्देश्य क्या था भाई? किन परिस्थितियों में शासक ने इस डिपार्टमेंट की स्थापना की? मोहम्मद बिन तुगलक उस समय में कृषि के सुधार और बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए इस विभाग की स्थापना की थी। काफी प्रोग्रेसिव थॉट था, ये थिंकिंग था। उसने एक सुलभ ऋण भी बांटा। ठीक है, जो किसानों को बीज, औजार और कुएं खोदने के लिए अग्रिम रूप में दिया जाता था, जिसे सोधर कहा जाता था। ठीक है, सोधर आप लोग जानते हैं, अभी एग्रीकल्चर केसीसी बेसीसी क्या होता है वो मिलता है। और ये आपको बंगाल में एक शासक था, मैं उसका नाम अभी भूल रहा हूँ, दिमाग से उतर रहा है, वो भी तकावी ऋण के रूप में देता था। इसका तकावी ऋण के रूप में भी चर्चा है। ठीक है, अब इसके अलावा इस शासक को योजनाओं की विफलता के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, सुल्तान ने लगभग 60 वर्ग मील क्षेत्र को एक मॉडल फार्म के रूप में चुना, लेकिन भ्रष्टाचार और अकुशल अधिकारियों के अनुपयुक्त और अनुपयुक्त भूमि के कारण यह योजना विफल रही। इसकी यह योजना तो इस डिपार्टमेंट की जो थी सुलभ ऋण, ये दीवाने को ही, ये सब विफल रही। क्यों? अकुशल कर्मचारी और अनुपयुक्त भूमि के कारण ये फेल हो गया। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा जाता है और विरोधाभासों का मिश्रण भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा नहीं था कि ये वास्तविकता में ऐसा था, ये जितने भी योजनाओं को इस शासक ने लाया वो अपने समय से पहले का था। ठीक है, जो बहुत पहले इसको लॉन्च कर दिया था, जिसमें से कुछ योजनाएं थी इसकी, दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, ये दिल्ली से उठा करके दौलताबाद, कहाँ, देवगिरी में राजधानी परिवर्तन कर दिया था, वो भी विफल रहा। सांकेतिक मुद्रा, टोकन मनी पहली बार चलवाया था इस शासक ने। मध्यकालीन भारत में टोकन मनी पहले चलवाया। टोकन मनी मतलब आज जो हम लोग करेंसी यूज कर रहे हैं वो टोकन मनी ही है। ठीक है, तो उस तरह उस काल में भी इसने टोकन मनी चलवाया था। और टोकन मनी का इतिहास काफी पुराना है। ये जो टोकन मनी है ये चीन से आया है। चीन में एक शासक था कुबलई खान, शायद वो पहली बार टोकन मनी को चालू किया था। तो टोकन मनी भी ये चलवाया, वो भी पायरेसी के वजह से फेल हो गया। एक बहुत प्रोग्रेसिव प्लान था इसका, प्रोग्रेसिव का बहुत आगे का प्लान था, खुरासान अभियान। ठीक है, ये 3,70,000 सैनिकों को एडवांस सैलरी दे रखा था, वो भी फेल हो गया। कराची अभियान, कुमाई पहाड़ियों को जीतने का कोशिश था, वो भी फेल हो गया। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही एक बहुत इंपॉर्टेंट यात्री है मोरक्को का इब्न बतूता। आगे हम लोग से रिलेटेड क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो इसके 4 प्रमुख अभियान हैं जो फेल हुए, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। इसका कालक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि जो 1326 से 1327 तक चला, राजधानी परिवर्तन जो 1327 में हुआ, सांकेतिक मुद्रा जो 1329 से 1330 तक चला, और खुरासन अभियान, हाँ ये खुरासन पहले हुआ है 1332 से 1333, और उसके बाद कराची अभियान 33 से 34 का, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और डिपार्टमेंट थे ठीक उस काल के, जो एक बार आप देख सकते हैं। दीवान मुस्त खराज, ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। ठीक है, ये उससे पहले का काफ़ी है। दीवान खैरात, ये फिरोज शाह तुगलक उसके बाद का है। दीवान बंदगा, फिरोज शाह तुगलक, दासों का विभाग था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है चारबाग शैली से संबंधित। ठीक है,
प्रश्न है, मुगल वास्तुकला में चारबाग शैली के बारे में क्या सत्य है? ठीक है, तो इसमें पहला देख लेते हैं क्या कथन है भाई। यह शैली हुमायूं के मकबरे में पहली बार स्पष्ट रूप में दिखाई देती है। और दूसरा कथन आता है कि इसमें बागीचे को 4 समान भागों में नहरों द्वारा विभाजित किया जाता है। ऑप्शन ए 1 सही, ऑप्शन बी केवल 2 सही, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही, और ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, तो आपको एक बात बता दूं कि इसमें जो है 1 और 2 दोनों सही होगा। ठीक है, चारबाग एक इंडो इस्लामिक शैली है। ठीक है, चारबाग शैली जो इंडो इस्लामिक फारसी, चारबाग एक फारसी शब्द है जिसका चार बगीचा होता है। ठीक है, बाबर ने भारत में इस शैली को पेश किया था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस शैली को बाबर ने भारत में पेश किया था। ठीक है, इस बाबर ने इस शैली को पेश किया था, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे आगरा का आरामबाग। ठीक है, हालांकि हुमायूं के मकबरा हालांकि बाबर ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन हुमायूं का मकबरा भारत में पहला ऐसा मकबरा या उद्यान है, ऐसा है जिसमें इस शैली का पूर्ण विकसित रूप दिखाई देता है। इसे ताजमहल का अग्रदूत भी कहा जाता है। बिल्कुल, हुमायूं का मकबरा जो है ये क्या होता है, ताजमहल का अग्रगामी कहा जाता है। ठीक है, बगीचे एक्चुअली इसमें होता क्या था ना कि जो बगीचा होता था उसको 4 बराबर भागों में बांट दिया जाता था, और वो 4 जो होता था ना नहरों द्वारा विभाजित होता। ठीक है, बांटा जाता था, और जो स्वर्ग की 4 नदियां को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें एक शहद, दूध, पानी और शराब का प्रतीक होता था। ठीक है, यह शैली जहांगीर के काल में शालीमार बाग और शाहजहां के काल में ताजमहल में अपने चरम पर पहुंची। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इसका आ जाता है हम लोगों का कि कौटिल्य के अनुसार, ठीक है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के सप्तांग में कोष का क्या अर्थ है? यह एक सिद्धांत था, सप्तांग सिद्धांत। ठीक है, जिसका चर्चा कौटिल्य ने अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में किया है। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत। ठीक है, जिसमें कोष का क्या अर्थ होता है? कोष का अर्थ होता है आपका खजाना, ट्रेजरी। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं वो सप्तांग सिद्धांत था क्या। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य ने अपने की है, और राज्य की तुलना मानव शरीर से की है, और उसके 7 अंगों में उसको विभाजित किया है। स्वामी जो राजा होता था वो राज्य का सिर होता था। अमात्य मिनिस्टर जो राज्य का क्या होता था, आँख होता था। जनपद जो टेरिटरी होता है और पॉपुलेशन है उसको राज्य की जंघाएं, ठीक है, थाई। और दुर्ग जो होता था वो राज्य की भुजाएं थी। कोष अभी जिसके बारे में हम लोग पढ़े, जो राज्य का ट्रेजरी होता था, खजाना राज्य की मजबूती को बताता था। ठीक है, दंड बल जो राज्य का मस्तिष्क था, और मित्र राज्य के कान थे। बिल्कुल, आप अगर वर्तमान परिदृश्य में आप आईआर पे नज़र डालेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन पर ध्यान देंगे, तो ये सिद्धांत पर ये सब चीज़ लागू होता है। एडमिनिस्ट्रेशन में ये रूल लागू होता है। ये एक ऐसा रूल है जो समय बीतने के साथ भी अपनी सार्थकता को कभी बदलता नहीं है। ये आज के डेट में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही मायने रखता है जितना उस काल में था और उसके बाद के काल में भी था। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार एक मजबूत कोष बिना सेना और प्रशासन को बनाए रखना असंभव है। ठीक है, कोष धर्मपूर्ण तरीके से एकत्रित करों से भरा होना चाहिए, और ये भी बात उस चीज में चर्चा की गई थी कि लीगल मीन्स से कलेक्ट होना चाहिए रेवेन्यू। ठीक है, वरना राज्य की जो अस्थिरता है वो प्रभावित हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, जो हमारा क्वेश्चन है कि विजयनगर के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध बनवाया? यह बनवाया था देवराय प्रथम। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, हरिराज प्रथम, हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, देवराय प्रथम और कृष्ण देवराय। मगर आपका ऑप्शन आंसर क्या होगा? देवराय
प्रथम। ठीक है, अब विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, 1336 में इसकी नींव पड़ी है। ठीक है, और यह जो नींव पड़ा था, तो यह जो था इस 1333, नहीं नहीं 36, ये एमबीटी के कार्यकाल समय की बात है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय की बात है। उस समय दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, जिसमें मुख्यतः 4 वंशों ने शासन किया: संगम, सुलुभ, तुलुभ और अरिबिडु। ठीक है, अब जिसमें ऊपर ऊपर आप जान लीजिए कि संगम वंश का स्थापना हरिहर बुक्का ने किया, सुलुभ वंश का सुलुभ नरसिंह, तुलुभ का वीर नरसिंह और अरबिडु का तिरुमल राय था। ठीक है, तो विजयनगर के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर विशाल बांध बनाया? वो बनाया देवराय प्रथम ने। देवराय प्रथम जो था आपका हरिहर बुक्का जो संगम वंश था उसका शासक था। ठीक है, इसके कार्य शासनकाल 406 से 422 था। ठीक है, सिंचाई क्रांति। संगम वंश के शासक देवराय प्रथम ने विजयनगर शहर में पानी की कमी को दूर करने के लिए तुंगभद्रा नदी पर, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था भाई? पानी का कमी को दूर करना। इसके लिए एक विशाल बांध शहर तक 15 मील लंबी नहर निकाली। बांध बनाकर क्या किया? 15 मील लंबी नदी नहर निकाली। ठीक है, और हरिद्रा नदी, किस पर बांध बनवाया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, हरिद्रा नदी पर। ठीक है, अब इसके शासनकाल में कुछ विदेशी यात्री भी आए, जिसमें निकोलो कॉन्टी आपका इम्पोर्टेंट है, इतावली था। ठीक है, जो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया और विजयनगर की भव्यता का खुले मुख से वर्णन किया। ठीक ना। अन्य एक और तथ्य है कि देवराय अपनी सेना में कुछ तुर्की धनुर्धारियों को शामिल करके युद्ध कौशल को उन्नत किया था। ठीक है, इसके शासनकाल में बहुत से मुस्लिम सैनिक इसकी सेना में थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि एहोल अभिलेख के बारे में हम लोग जानते हैं। एहोल अभिलेख, ठीक है, एहोल शिलालेख के संबंध में विचार करें। यह चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन करता है। पहला ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें कालिदास और भारवी के नामों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब इसमें कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो सही ढूंढने के लिए हम लोग केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों और डी, ना तो एक ना तो दो, तीन ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें आपका सी जाएगा एक और दो दोनों। ठीक है, इस शिलालेख की रचना पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि, ठीक है, रवि कीर्ति ने की थी। आप जानते हैं कि चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। ठीक है ना। इस ऐतिहासिक युद्ध में शिलालेख में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए प्रसिद्ध युद्ध का वर्णन करता है, जिसमें पुलकेशिन ने उत्तर भारत के महान शासक हर्ष को पराजित किया था। ये 643 एडी का आई थिंक बात है। ठीक है, हर्षवर्धन को इसने पराजित किया था। साहित्यिक साक्ष्य, शिलालेख के अंत में रवि कीर्ति ने गर्व से कहा है कि इस प्रशस्ति की रचना करके उसने कालिदास और भारवी के समान यश प्राप्त कर लिया है। ठीक है, ये कालिदास के समय के निर्धारण में एक प्रमुख ऐतिहासिक साक्ष्य है। ठीक है, ये कर्नाटक के बीजापुर जिले में मेगुती जैन मंदिर के दीवार पर संस्कृत भाषा में अपनी पुरानी कन्नड़ लिपि में उत्कीर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका मनसबदारी या मशरूत व्यवस्था। ठीक है, अकबर, पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकबर की मनसबदारी प्रणाली में मशरूत का क्या अर्थ था? ठीक है, मशरूत का क्या अर्थ था? ऑप्शन एक, यह एक अस्थाई पद। ऑप्शन बी, एक सशर्त पद। धार्मिक अनुदान, घुड़सवारों का एक दल। ठीक है, तो सही होता है क्या? यह एक सशर्त कंडीशनल रैंक था। ठीक है, सशर्त मतलब शर्त के साथ एक पद था। ठीक है, अब मनसबदारी प्रणाली अकबर जो है 1575 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। मनसब एक फारसी शब्द है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। मनसब एक फारसी शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ पद या ओहदा होता है।
यह व्यवस्था दो भागों में विभाजित थी। जात जो एक व्यक्तिगत स्टेटस था, और सवार जो घुड़सवारों की संख्या को बताता था। ठीक है, अब इसमें मशरूत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रश्न हमारा मशरूत ही है। तो मशरूत क्या था भाई? विशेष परिस्थिति में जब किसी मनसब को किसी महत्वपूर्ण सैन्य अभियान या सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती थी, तो उससे सवार पद में अस्थायी रूप से वृद्धि कर दी जाती थी। इस सशर्त वृद्धि को ही मशरूत कहा जाता था। आप समझ रहे हैं इस बात को कि कभी भी अगर किसी सैन्य अभियान में ऐसा महसूस होता था कि ये क्षेत्र जो है ये मनसब को दे दिया जाए और इसकी रक्षा ये करेगा, तो उसके लिए उसको जो एडिशनल सवार चाहिए था, ठीक है, उसको अस्थायी रूप में वो दिया जाता था। ठीक है, सशर्त कंडीशनल उसका वृद्धि किया जाता था। इसी जो कंडीशनल वृद्धि थी इसे ही क्या कहा जाता था? मशरूत कहा जाता था। ये मनसबदारी व्यवस्था के अंतर ही आता था। इसके अंतर्गत एक और था दह बस्ती नियम। ठीक है, दह बस्ती नियम, इसका अर्थ था कि प्रत्येक 10 घोड़सवारों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े रखने होते थे ताकि युद्ध में घोड़े की कमी ना हो। ठीक है, दह बस्ती नियम। ठीक है, ये आप पढ़िएगा, सी अस्पा, स अस्पा, दे अस्पा, ये भी है। औरंगजेब जब आप मुगल काल जाइएगा उसमें भी इससे संबंधित है नियम। ठीक है, मुगल काल में ही ये, और जहांगीर के समय भी था सी अस्पा द अस्पा, कुछ उससे ही संबंधित ये नियम था, दह बस्ती नियम। ठीक है, इसका अर्थ था कि 10 घोड़सवारों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े रखने होते थे ताकि युद्ध में घोड़े की कमी ना हो। अब इससे घोड़े की कमी को भी पूरा किया जाता था, और जो युद्ध में सैनिकों की गति होती थी वो काफ़ी बढ़ जाती थी, क्योंकि जब एक घोड़ा पर वो लोग घुड़सवारी करते थे दूसरा रेस्ट करता था, फिर दूसरे को यूज़ करते थे तो ये रेस्ट करता था। साथ ही युद्ध में अगर एक घोड़ा घायल हो गया, मर गया, तो फिर उसको दूसरे को यूज़ करके वो युद्ध में अपना पोजीशन को रिटर्न करता था। ठीक है, अब इसमें रिवीजन फैक्ट क्या आता है? जहां अकबर ने मनसबदारी शुरू की वहीं जहांगीर ने इसमें, देख लीजिए, आ गया दो अस्पा सी अस्पा की पद्धति को जोड़ा, जिसमें बिना जात पद बढ़ाए सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा सकती थी। जहांगीर के समय आ गया था दो अस्पा सी अस्पा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रागैतिहासिक काल का पिता कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, रॉबर्ट ब्रूसफुट, जॉन मार्शल और आर डी बनर्जी। इसमें अलेक्जेंडर कनिंघम जो है ये आपके एएसआई के संस्थापक में से माने जाते हैं। एएसआई का नींव इन्होंने ही रखा था, अलेक्जेंडर कनिंघम। और जॉन मार्शल हो गए आपके, जो हड़प्पा सभ्यता के शुरुआती चरणों के खुदाई का जो आदेश दिया था। और आर डी बनर्जी, ये मोहनजोदड़ो के खुदाई किया था इन्होंने। ठीक है, आई थिंक 1922 में, देख लीजिएगा। ठीक है, तो बच जाते कौन? रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट। ठीक है, अब ऐसा क्यों है भाई? तो 13 मई 1863 को ये ब्रिटिश थे। ठीक है, इन्होंने मद्रास के पास एक जगह है पलवरम नामक स्थान पे पाषाण काल का पहला, ठीक है, हैंड एक्स, हाथ से चलने वाला जो कुल्हाड़ी होता है ना, कुल्हाड़ी, वैसा ही एक हेड एक्स, हस्त कुठार जिसको कहते हैं, खोजा था। ठीक है, और यह जो था पहला जो था पेलियोलिथिक हैंडेक्स था जो इंडिया में पोलोबरन में खोजा गया 1863 में। ठीक है, इसीलिए रॉबर्ट ब्रूस फूट को जो है भारतीय प्रागैतिहासिक काल के पिता के रूप में जाना जाता है। इस खोज ने भारत को मानव सभ्यता की प्राचीनता को स्थापित किया, मतलब भारत में मानव की स्थिति को भी वो प्रतिबिंबित बताया गया कि हाँ, प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य इस भूमि पर निवास करते थे। ठीक है, अब अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। ये क्योंकि ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के पहले महानिदेशक हुए। जॉन मार्शल, इनके कार्यकाल में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। और राखल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है। अगला प्रश्न ये है कि पल्लव कालीन वास्तुकला की, ठीक है, ममल्ल श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? पहला ऑप्शन आपका आता है कांची कैलाश मंदिर, महाबलीपुरम का रथ मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? महाबलीपुरम, ऑप्शन बी आ जाएगा आपका महाबलीपुरम का रथ मंदिर। ठीक है, अब देखिए ममल श्रेणी की बात हुई तो ये पल्लव काल की है। तो पल्लव वास्तुकला को मुख्यतः 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जिसमें एक आता है महेंद्र श्रेणी, ममल श्रेणी, राजसिंह शैली और नंदी वर्मन शैली। ठीक है, ये सारे शासक थे पल्लव वंश के। ठीक है, तो इन्होंने जिस जिस शैली को प्रमुखता दी उस शैली को उनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, अब हम लोग का प्रश्न ममल शैली से है तो उस पर ध्यान देते हैं। ममल शैली 640 से 674 तक चला। इसका विकास नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है, के काल में हुआ। इनका एक नाम ममल भी था, इसीलिए इसको ममल शैली भी कहा जाता है। इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? एकाश्म मंदिर, जिसे रथ कहा जाता था। ठीक है, ये एकाश्म मतलब आप समझ रहे हैं ना, मोनोलिथिक मतलब एक स्टोन था जिससे काट करके पूरा एक मंदिर का निर्माण होता था। ठीक है, इसे ही मोहम्मद शैली कहते हैं। ठीक है, अब जब सेप पैगोडा, इसी में एक ऑप्शन हमारे पास क्या है? महाबलीपुरम का रथ मंदिर है ना, जो हमारा आंसर भी है। ठीक है, इसे सब पैगोडा भी कहा जाता है। महाबलीपुरम में 8 रथ मंदिर है, जिसमें मुख्यतः 5 पांडव रथ हैं। ये चट्टानों को काट कर बनाया गया, ना कि ईंटों या पत्थरों को जोड़कर बनाया गया, मतलब एक स्टोन से एक आसम है। ठीक है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एडिशन स्टोन या ब्रिक कुछ भी या ऊंट कुछ का उपयोग नहीं किया गया। ठीक है, अब इन रथों में धर्मराज रथ जो सबसे बड़ा है, ठीक है, और द्रौपदी रथ जो सबसे छोटा है। धर्मराज किसको कहा जाता था भाई? युधिष्ठिर को कहा जाता था। ठीक है, तो 5 पांडव से रिलेटेड है ये। तो सबसे बड़ा भाई का जो है धर्मराज रथ, वो क्या है? सबसे बड़ा है। और 5 पांडव के बाद उसकी पत्नी द्रौपदी रथ, ये सबसे छोटा है। यहाँ पे थोड़ा मामला गड़बड़ा गया। ठीक है, एनीवे आगे बढ़ते हम लोग। अब राजसिंह शैली, ठीक है, कांची का कैलाश मंदिर एक ऑप्शन हमारा इसमें वो भी है। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट है इंडियन हिस्ट्री में, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। कांची का कैलाश मंदिर इसी शैली का बना हुआ जो राजसिंह शैली का है। ठीक है, मगर ममल शैली में क्या है? सब पैगोडा बना हुआ है। तो राजसिंह शैली में काली काशी का कैलाश मंदिर बना हुआ है, जहां मंदिरों का निर्माण पत्थरों को जोड़कर शुरू किया गया। तो ममल शैली में हम लोग देख चुके थे एकाश्म होता था, वहीं पे राजसिंह शैली में जो है पत्थरों को जोड़कर बनाया गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि भक्ति आंदोलन के संतों के संबंध में विचार करें। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतावाद दर्शन का प्रतिपादन किया। उन्होंने मोक्ष के लिए ज्ञान के बजाय भक्ति को अधिक महत्वपूर्ण बताया। अब इसमें कौन सा सही है? ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 1 2 दोनों, और डी ना तो 1 ना तो 2। तो आपका ऑप्शन, आपका आंसर है 1 और 2 दोनों, अर्थात सी। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं विशिष्ट द्वैतावाद होता था क्या। ठीक है, 11वीं सदी में रामानुजाचार्य ने आदि शंकराचार्य के अद्वैतावाद के जवाब में यह दर्शन दिया। जो शंकराचार्य था उनका क्या था, कौन सा दर्शन था? अद्वैतावाद। ठीक है, उसके काउंटर करने के लिए इन्होंने विशिष्ट द्वैतावाद को प्रतिपादित किया। इनके अनुसार ब्रह्म एक है, लेकिन जीव और प्रकृति भी सत्य है और ईश्वर का अंश है। ठीक है, जो ईश्वर है उसका ही हिस्सा किसको बताया गया? जीव और प्रकृति को, और उसकी भी सत्यता को प्रमाणित किया गया। ठीक है, और उसे क्या बताया गया कि वो ब्रह्म ईश्वर का ही अंश है। ठीक है, ये किसका था? विशिष्ट द्वैतावाद रामानुजाचार्य ने दिया था। ठीक है, भक्ति मार्ग, शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग पर बल दिया, जबकि रामानुजाचार्य ने कहा कि आम जनता के लिए सगुण भक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे सुलभ साधन है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा कंफर्म हो गया था कि रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतावाद का प्रतिपादन किया था, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब अगला स्टेटमेंट क्या कहता है कि उन्होंने मोक्ष के लिए ज्ञान के बजाय भक्ति को अधिक बताया। तो यहाँ ये भी कंफर्म हो गया कि जहाँ शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग पर बल दिया, वहीं रामानुजाचार्य ने किस चीज पर बल दिया? भक्ति पर बल दिया। ठीक है, और मोक्ष प्राप्ति करने के लिए सुलभ साधन बताया। उन्होंने भगवान विष्णु और लक्ष्मी की भक्ति पर जोर दिया रामानुजाचार्य ने। वहीं पर शंकराचार्य ने क्या कहा था? ज्ञान के माध्यम से आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। वहीं रामानुजाचार्य ने क्या कहा कि आप भक्ति के माध्यम से
आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी मेरा सही हो गया। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सही हो गया। अब समानता का संदेश, उन्होंने जाति व्यवस्था की कठोरता को चुनौती दी और दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के प्रयास किए। एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जाति व्यवस्था को इन्होंने भी अंत करने की बात नहीं की, इन्होंने उसकी कठोरता को खत्म करने की बात की और दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने का प्रयास किया। उन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की। हाल ही में हैदराबाद में उनकी स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी की स्थापना की गई है। रामानुजाचार्य की ही प्रतिमा को बनाया गया है स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, शिवाजी के अष्टप्रधान के अमात्य का मुख्य कार्य क्या था? अष्टप्रधान थे शिवाजी के समय में, जिसकी स्थापना शिवाजी ने की थी, उसमें अमात्य का मुख्य कार्य क्या था, ये क्वेश्चन आ रहा है अपना। ठीक है, तो इस पर ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, 2 सेकेंड फॉर रेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। अष्टप्रधान में अमात्य पूछा गया है ना। ऑप्शन ए है आपका सैन्य प्रशासन, ऑप्शन बी है वित्त और राज्य व्यवस्था, सी है पत्राचार विभाग और डी है विदेश मामले। ठीक है, तो इसमें जो अष्टप्रधान में अमात्य का कार्य था वो क्या था, वित्त और राजस्व व्यवस्था था। ठीक है, अब छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रशासन की में सहायता के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। ठीक है, ये मुख्य तौर पर ये जो है इसमें 8 प्रमुख मंत्री थे। ठीक है, जिसको शिवाजी ने नियुक्त किया था। ये मंत्री केवल सलाहकार थे और अंतिम निर्णय शिवाजी को ही लेना होता था। ये सारे पद जो थे ना, सिर्फ सलाहकारी भूमिका में थे। ठीक है, जो सलाहकार सलाह दे सकते थे, बाकी प्रमुख जो मेन पावर जो था वो शिवाजी के ही पास था। ठीक है, इसमें पेशवा था जो मुख्य प्रधानमंत्री था, जो आप जानते हैं कि बाजीराव पेशवा के समय काफी इन्फ्लुएंस्ड हो गया। ठीक है, इसके बाद अमात्य आता है जो वित्त मंत्री थे, वकेनवीस जिसे गृह मंत्री, जिसके अंतर्गत सूचना और गुप्तचर विभाग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करता है लोगों को। ठीक है, ये गृह मंत्री था, इसके अंतर्गत सूचना और गुप्तचर विभाग था। ठीक है, इसके बाद चिटनीस, ये क्या था, पत्राचार विभाग था। दावीर या सुमंत जो विदेश मंत्रालय, ये सुमंत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुमंत भी जिसके अंतर्गत विदेश मंत्रालय था। अभी हमारे कौन है विदेश मंत्री, एस जयशंकर। सर ए नौबत जो सेनापति थे। ठीक है, सर ए नौबत क्या कहता, सर ए नौबत, इस कहीं कहीं ये सर नौबत भी लिखा रहता है, ये ध्यान देना है, सर ए नौबत को सर नौबत लिख दिया जाता है। ठीक है, ये सेनापति थे। ठीक है, पंडित राव धार्मिक मामले, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नाम से ही पता चलता है। न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़कर अर्थ प्रधान के सभी मंत्री को सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना पड़ता था। बस ये 2 व्यक्ति थे जो आर्मी मूवमेंट में नहीं रहते थे, बाकी पेशवा से लेकर सर नौबत तक को जो है ना, सर नौबत को तो वैसे भी रहना पड़ता था क्योंकि सेनापति हैं, तो युद्ध में भाग लेना पड़ता था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है चोल प्रशासन से। चोल प्रशासन में वालनाडु, ठीक है, वरनाडु प्रशासनिक इकाई थी किस चीज की, गांव की, पहला ऑप्शन। बी जिला, जिसे नाडु भी कहते थे। सी सिंचाई समिति और डी सेना का एक दल, जिसमें सही उत्तर आपका क्या हो जाता है, बी जिला, नाडु। ठीक है, नाडु को जिला से जो बड़ी इकाई थी उसको क्या कहा जाता था, वाल नाडु। नाडु जिला को कहते थे और उससे बड़ा जो होता था उसको वाल नाडु कहते थे। अब प्रशासनिक पदानुक्रम हम लोग देख लेते हैं क्या था। चोल साम्राज्य अपने विकेंद्रित प्रशासन और स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। हम लोग जानते हैं इसका उत्तर मेरू शिलालेख में इसका विस्तृत वर्णन है। ठीक है, ये अपनी विकेंद्रित प्रशासन व्यवस्था के लिए जाना जाता था। ठीक है, इसमें प्रमुख क्या क्या था, मंडलम, ठीक है, राजकुमारों को या गवर्नर नियुक्त किया जाता था। वालनाडु जान ही गए हम लोग, नाडु जो होता था एक जिला होता था। ठीक, और कुर्रम या कोट्टम
अभी भी देख ले तो सेन कोट्टम, क्या क्या कोट्टम है, केरला में एग्जिस्ट करता है। तो कुर्रम जो होता था गांव के समूह को कहा जाता था। और उर जो उर और सवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी इकाई जो थी ग्राम की कह सकते हैं, उर उस समय एग्जिस्ट करती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये ठीक है। इसके अलावा स्वयं चोल काल में नाडु के पास राजस्व और न्यायाधिक अधिकार थे। नाडु समझ रहे हैं, जिला, ठीक है। वहाँ नाडु का निर्माण प्रशासनिक सुव्यवस्था करने के लिए किया जाता था, विशेषकर राजाराज चोल के समय, राजाराज के समय ये था। और इसका सारा का चर्चा उत्तमेरुर शिलालेख में है, जिसमें चुनाव प्रक्रिया की जानकारी देने से महत्वपूर्ण स्रोत है। पता है ये उत्तमेरुर शिलालेख जो है, ये इतना मतलब उसमें जितना भी स्थानीय स्वशासन की चर्चा है, इवन उसके रिप्रेजेंटेटिव के लिए भी उस समय एक क्वालिफिकेशन तय किया गया था कि कौन कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन कौन रिप्रेजेंटेशन ले सकता है। जैसा आज नहीं है, उस समय ये था। उसमें किसी को दिवालिया नहीं होना, शिक्षित होना, ये सभी चीज़ें थी उसमें। उत्तमेरुर शिलालेख में इस चीज़ का चर्चा है। अगला क्वेश्चन आता है रिहला। अभी हम लोग पढ़े थे एमबीटी में, इब्ने बतूता आया था। इन्होंने एक बुक को लिखा था रिहला, ठीक है, पुस्तक लिखा, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। क्या नाम था उसका? इब्ने बतूता, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्या क्या हो जाता है कि इब्ने बतूता जो है मोरक्को का निवासी था। 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। अब रिहला जो पुस्तक था उसके बारे में उसने क्या लिखा? 14वीं शताब्दी में भारत की सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक जीवन का जीवांत विवरण दिया है। अब काजी का पद पर भी इसी ये सुशोभित हुए थे, ठीक है। इन्हें काजी पर पद पर नियुक्त किया गया था। 8 वर्ष तक कार्य किया, ठीक है। और उसके बाद 1342 में सुल्तान ने इसे अपना राजदूत बनाकर कहाँ भेज दिया? चीन भेज दिया था, ठीक है। इसके पीछे भी काफी लंबी कहानी है, ठीक है। इब्ने बतूता ने भारत की डाक प्रणाली के बारे में भी प्रकाश डाला है और दास प्रथा का विस्तृत विवरण दिया है, ठीक है। साथ ही सती का भी उल्लेख किया है। ये जो इब्ने बतूता ने डाक प्रणाली के बारे में प्रकाश डाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय का स्पीड पोस्ट के बारे में भी उन्होंने प्रकाश डाला है, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में पनी किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए पुजारी, ऑप्शन बी पशु की चोरी करने वाला व्यापारी, ऑप्शन सी रथ यात्री और युद्ध का प्रमुख, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास हो जाता था पशु चोरी करने वाला व्यापारी, ठीक है। अब पणि की भूमिका, ऋग्वेद में पणि उन लोगों का कहा जाता जो समृद्ध व्यापारी थे लेकिन आर्यों की देवताओं में विश्वास नहीं रखते थे। समृद्ध व्यापारी थे लेकिन आर्यों की देवताओं में विश्वास नहीं रखते थे। वो मुख्यतः पशु चोर के रूप में कुख्यात थे। आर्यों से संघर्ष होता था जिसकी वजह से इनका, ठीक है। और इस संघर्ष में ऋग्वेद काल में गविष्ठ जो गाय जो था वो संपत्ति का मुख्य आधार माना जाता था। और पशु पनी अक्सर आर्यों की गाय को चुरा लेते थे, ठीक है। और इनके बीच जो होता था इसको लेकर के युद्ध होता था। इसके संबंध में ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसकी चर्चा मिलती है, ठीक है। ये लोग सुदकोर होते थे, जो पणी होते थे वो सुदकोर होते थे, ठीक है। व्यापार पर इनका नियंत्रण था। और ऋग्वेद में इन्हें अदेवायु, ठीक है, देवताओं को न मानने वाला या मृगवाच, कठोर वाणी वाला कहा गया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद में जो है पनी को क्या कहा गया है? अदेवयु। अदेवयु मतलब जो देवताओं को न माने, और मृगवाच मतलब कठोर वाणी वाले कहे गए हैं। गविष्ठ गायों के लिए जो होने वाला युद्ध था ऋग्वेदिक काल में क्या कहलाता था? गविष्ठ कहलाता था। गविष्ठ किसके किसके बीच होता था? पनी और आर्यों के बीच होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म की संगति से संबंधित है। कनिष्क के शासन काल में आज जो चौथी बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 संगति हुआ, जानते हैं। अगर विस्तार से जाइएगा तो एक्सप्लेनेशन काफी लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें
ऑप्शन है आपका ए महाकश्यप, बी मोगलीपुत्र, सी है वसुमित्र और डी है अश्वघोष, जिसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वसुमित्र। आयोजन कहाँ हुआ, प्रथम शताब्दी में हुआ। कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में कुंडल वन कश्मीर में आयोजित किया गया। ठीक है, इसमें अध्यक्ष जो वसुमित्र थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि उपाध्यक्ष से संबंधित कोई प्रश्न आया नहीं है मगर आ सकता है। ठीक है, इसलिए इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या क्या किन किन बातों पर विचार हुआ इन संगति में, तो इस संगति में बौद्ध धर्म को स्पष्ट रूप से दो संप्रदायों में विभाजित कर दिया गया, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो चौथा संगति था इसमें बौद्ध धर्म, हालांकि विभाजन तो दूसरी संगति में भी हुआ मगर स्पष्ट विभाजन जो हुआ आपका ये चौथी बौद्ध संगति में हो गया, जिसमें हीनयान जो बुद्ध को महापुरुष मानने वाले हैं, ठीक है, वो हो गए, और दूसरा हो गया महायान जो बुद्ध को देवता मानकर मूर्ति पूजा करने लगे और कनिष्क के अनुयायी भी कहलाए। ठीक है, विभाषा शास्त्र में इस संगति विभाषा शास्त्र विभाषा शास्त्र में इस संगति में बौद्ध त्रिपिटकों को टीका लिखे गए, इसे महाविभाषा शास्त्र भी कहा जाता है, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता है। इस संगति में बौद्ध ग्रंथों के लिए पाली के स्थान पर संस्कृत का प्रयोग बढ़ गया। ठीक है, ये वो काल था जिसके वजह से क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का जो है ना पतन का मुख्य कारण ये भी रहा, क्योंकि पाली से हटकर संस्कृत का उपयोग होने लगा। पाली आमजन की भाषा से, संस्कृत कुछ खास वर्गों की में भी बोला जाता था। जब पाली से संस्कृत पर शिफ्ट हो गए तो लोगों के बीच पॉपुलर नहीं हुए। ठीक है, तो ये चतुर्थ वांग बौद्ध संगति में ये इंपॉर्टेंट सब हुआ। क्या क्या हुआ, अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष हो गए। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में हुआ, प्रथम शताब्दी में हुआ। अब इसमें बौद्ध धर्म का स्पष्ट विभाजन दो संप्रदाय में, हीनयान और महायान। हीनयान बुद्ध को महापुरुष मानने लगे और महायान जो है बुद्ध को देवता मानकर उसकी मूर्ति पूजा करने लगे। ठीक है, विभाषा शास्त्र की रचना हुई जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता है, और इस संगति के बाद बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली के स्थान पर संस्कृत में होने लगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है, तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन थे जिसने दिल्ली सुल्तानों का इतिहास लिखा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका है अमीर खुसरो, सल्तनत काल का लगभग 6-7 शासकों का कार्यकाल इसने देखा। जियाउद्दीन वर्णी, शम्स ए सिराज अफीफी, मिनहाज उस सिराज। अब इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, जियाउद्दीन वर्णी तारीख फिरोज शाही के लेखक है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन हो गए, जियाउद्दीन वर्णी। लेखक और विषय क्या है भाई, जियाउद्दीन वर्णी दिल्ली सल्तनत का प्रमुख इतिहासकार था। इसकी प्रसिद्ध कृति तारीख फिरोज शाही बलबन के राज्यारोहण से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के 6ठे वर्ष तक का इतिहास बताती है। काफी लंबा समय हो गया ये। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल लगभग ये 1266 से 1300 के आसपास चला जाता है। 1300 मतलब एंड हो रहा है, तो लगभग 100 साल का इतिहास इस पुस्तक में है तारीख फिरोज शाही में, इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बलबन के राज्यारोहण 1266 से लेकर के फिरोज शाह तुगलक तक के शासन के 6ठे वर्ष तक का इतिहास बताती है। अफीफ की रचना, रोचक तथ्य यह है कि शम्स ए सिराज अफीफ ने भी इसी नाम से तारीख फिरोज शाही एक पुस्तक लिखी है, लेकिन यह मुख्य रूप से फिरोज शाह तुगलक के पूरे शासनकाल पर केंद्रित है। ठीक है, अब देखिए अफीफ ने एक और पुस्तक लिखी है जो तारीख फिरोज शाही भी है, उसी नाम से है। ठीक है, मगर यह जो है सिर्फ फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल पर केंद्रित है, जबकि जियाउद्दीन वर्णी का जो तारीख फिरोज शाही है वो लगभग 100 साल के इतिहासों को संजोए हुए है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आने पर आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। अफीफ का भी रचना एक है और एक जियाउद्दीन वर्णी की भी रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन में जो जिस हिसाब से रहे तो वो आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी जियाउद्दीन वर्णी पहले आ जा रहा है, इसलिए जियाउद्दीन वर्णी को चुना गया।
अगर यहाँ अफी पहल, क्योंकि जिस हिसाब से क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तानों का इतिहास लिखा, जिसने दिल्ली सुल्तानों का इतिहास लिखा, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, सुल्तानों का, ठीक है। तो इस वजह से जियाउद्दीन वर्णी हो रहा है, अन्यथा अफीफ भी होता अगर जियाउद्दीन वर्णी ना होते तो, ठीक है। अब एक पुस्तक है फतवाए जहांगीरी। बर्नी ने एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक फतवाए जहांगीरी भी लिखी, जो मुस्लिम शासकों के लिए राजनीतिक सिद्धांतों का वर्णन करती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा ब्रह्मदेव। देखिए वो जो उस समय हम सातवाहन काल की बात कर रहे थे ना, बौद्धों और ब्राह्मणों को करमुक्त भूमि जो दी जाती थी वो ब्रह्मदेव नाम से ही थी, ठीक है। ब्रह्मदेव ही नहीं, नहीं उसको ब्रह्मदेव नहीं कहा जाता था। ब्रह्मदेव, अच्छा उसको देख लिया जाएगा, ठीक है। प्राचीन भारत में ब्रह्मदेव क्या था, ठीक है। राजाओं को दिया जाने वाला कर, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि, एक प्रकार का विवाह केंद्र, शिक्षा केंद्र, यह था ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि। ब्रह्मदेव वो भूमि था जो राजाओं या स्थानीय सामंत द्वारा ब्राह्मणों को धार्मिक या शैक्षिक कार्यों के सम्मान में दान दी जाती थी, ठीक है। अब इसकी विशेषता क्या थी, ये टैक्स फ्री थी, ठीक है। यह भूमि का प्रबंधन जो था ब्रह्मदेव सभा द्वारा किया जाता था। चोल काल में ब्रह्मदेव गांव का विस्तार दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर हुआ, जिसमें वहां कृषि का प्रसार और ब्राह्मण बस्तियों का निर्माण हुआ, ठीक है। देखिए वो अग्रहार था, यह ब्रह्मदेव के समान था, लेकिन अक्सर इसे पूरे गांव का राजस्व ब्राह्मणों को समूह को दिया जाता था, ठीक है। अग्रहार जो होता था, क्या होता था, ब्राह्मणों के समूह को दिया जाता था। यह प्रथा समाज में ब्राह्मणों की आर्थिक राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया और ग्रामीण क्षेत्र में सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा दिया। अब एक क्वेश्चन आता है शेरशाह सूरी, 22वां नंबर का क्वेश्चन है आपका। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित किला ए कोहना मस्जिद कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सासाराम, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी आगरा और ऑप्शन डी है लाहौर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली का पुराना किला। आप लोग देखे होंगे दिल्ली का पुराना किला जो है, किला ए कोहना मस्जिद, उसी में स्थित था। निर्माण इसका 1541 में शेरशाह ने करवाया। यह जो है दीन पना को जीत कर बनाया गया था, दीन पना के भीतर ही इसको बनाया गया था। ये लोधी शैली और मुगल शैली के बीच के संक्रमण कालकड़ी को दिखाता है। इसमें 5 मेहराबदार द्वार हैं, जिनके बीच का मेहराब सबसे बड़ा है। इसमें लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का उपयोग किया गया है। शेरशाह सूरी के प्रमुख प्रशासनिक कार्य और ग्रैंड टैंक रोड के लिए जाना जाता है, लेकिन यह मस्जिद उनकी उत्कृष्ट कलात्मक अभिरुचि का भी प्रमाण है। हम जानते हैं ग्रैंड टैंक रोड के बारे में, मगर इनमें कलात्मक अभिरुचि भी थी जो इस मस्जिद के रूप में दिखता है। शेरशाह सूरी का मकबरा हम लोग जाते हैं, अष्टभुजा वाला है। यह एक कृत्रिम झील के बीच में बना, कहाँ पर है भाई? सासाराम, आप लोग सब जानते हैं। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे भाई? दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया, कहाँ किया था? ऑप्शन ए एलोरा, ऑप्शन बी उज्जैन, सी कांची और डी मानेकशॉट। अब मानेकशॉट ये क्या था? इनका क्या था? कैपिटल था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन। उज्जैन में इन्होंने हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। ये जो है थे कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ थे पहले, ठीक है। अब हिरण्यगर्भ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कि स्वर्ग का गर्भ। यह एक धार्मिक अनुष्ठान था जिसमें वे लोग करते थे जो जन्म से क्षत्रिय नहीं थे। जो जन्म से क्षत्रिय नहीं थे वो लोग ही करते थे, लेकिन इस अनुष्ठान के मतलब प्रतीकात्मक रूप से क्षत्रिय मान लिया जाता था, ठीक है। इस अनुष्ठान के बाद वो अपना आइडेंटिटी जो है क्षत्रिय के रूप में ले लेते थे। उज्जैन को दंती दुर्ग ने जीत कर वहां पर यह अनुष्ठान किया था। इस अवसर पर प्रतिहार राजाओं ने उसे प्रतिहार के रूप में सेवा दी थी। प्रतिहार जो राजा थे वो वहां पर द्वारपाल
के रूप में सेवा दिए थे, जो दंती दुर्ग की बढ़ती शक्ति का सूचक था। राष्ट्रकूटों को एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर के लिए सबसे अधिक किया जाता है। आप लोग जानते होंगे एलोरा अगर जाइए तो देखिए वो कितना यूनिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कृष्ण प्रथम द्वारा बनाया गया, जो एक राष्ट्रकूट शासक थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कैलाश मंदिर जो है ना अपने आप में एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। मौर्य प्रशासन सानिध्यता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। मौर्य प्रशासन में सानिध्यता का पद किससे संबंधित था? ये क्वेश्चन दरोगा के पीटी में आ चुका है। इसके अलावा भी ढेर सारे बिहार के एग्जाम में मैंने इसे देखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए राजस्व संग्रहकर्ता, राजकीय कोषाध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश और सैन्य कमांडर। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा राजकीय कोषाध्यक्ष, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन में 18 तरह के तीर्थों की चर्चा है, जिसमें दो सबसे प्रमुख वित्ताधिकारी थे, जिसमें एक आता है सानिध्यता, दूसरा आता है समाहर्ता, ठीक है। सानिध्यता जो होता है राजकीय कोषाध्यक्ष था, ठीक है। ये राजकीय कोष और अन्नागार का देखभाल करना और उसकी सुरक्षा करना, और समाहर्ता का क्या था, राजस्व संग्रह करता, ही टैक्स कलेक्टर था, ठीक है। ये साम्राज्य से कर वसूलता और बजट तैयार करता था। ये दो इंपॉर्टेंट काम है। समाहर्ता कर वसूलता था और बजट तैयार करता था। सानिध्यता क्या करता था, जो कलेक्ट होता था उसको वो ट्रेजरी का ख्याल रखता था। और सबसे इम्पोर्टेंट उस समय अन्नागार जो स्टोर हाउस जो गोडाउन था उसका भी हिसाब रखता था। इसके अलावा प्रदेष्टा, अक्षपटल, पन्याध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट पद थे। अब दहसाल प्रणाली क्या थी? मुगल काल में दहसाल प्रणाली का जनक किसे महान माना जाता है? ऑप्शन ए बैरम खान, ऑप्शन बी मुजफ्फर खान तुर्बती, ऑप्शन सी राजा टोडरमल और ऑप्शन डी मान सिंह। इसका सीधा आंसर होगा राजा टोडरमल। ये आप लोग जानते हैं। अकबर के शासनकाल के 24वें वर्ष अर्थात 1580 में आईने दहसाल प्रणाली लागू की गई। इसे टोडरमल बंदोबस्ती भी कहा जाता था। दहसाल व्यवस्था होती थी क्या? एक्चुअली ये 10 साल का एक प्लान होता था, ठीक है। 10 साल का एक प्लान होता था जिसको हम लोग क्या कहते थे, 10 साल व्यवस्था। और हम लोग जानते थे प्लानिंग कमीशन 5 साल के प्लान करता था। तो ये जो था 10 साल का प्लानिंग था, ठीक है। सोचिए कितना प्रोग्रेसिव थॉट था उस समय। इसमें भूमि का वर्गीकरण किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 साल व्यवस्था में जो ये 24वें वर्ष में किया गया बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 साल का। अब इसमें भूमि का विभाजन देख लीजिए। जो पोलज था जिस पर हर साल खेती होती थी, सबसे उपजाऊ। परौती, उर्वरता वापस पाने के 1-2 साल खाली छोड़ना पड़ता था, आज भी हम लोग परती बोलते हैं उसको। चाचर, 3-4 साल खाली छोड़ने वाली भूमि, जो बहुत कम जिसमें ये होता था। और बंजर, 5 या अधिक वर्षों से बिना खेती वाली भूमि, जिसमें खेती मुश्किल से होता था, उसको क्या कह लेते थे हम लोग, बंजर। तो 4 तरह का क्लासिफिकेशन था। पोलज जो हर साल खेती देता था, पड़ती जिसमें 1-2 साल पर छोड़ना पड़ता था, चाचर जिसको 3-4 साल पर, और बंजर जिसे 5 साल से भी अधिक कभी कभी खेती हो जाता था। इससे किसानों और राज्य दोनों को अनिश्चितता से मुक्ति मिली और राजस्व संग्रह अधिक वैज्ञानिक हो गया। अगला क्वेश्चन आता है, किस चोल राजा ने उत्तर मेरू शिलालेख लिखवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट आ गया हम लोगों का स्थानीय स्वशासन का प्रमाण जिस पर है, ठीक है। तो ये किसका था? पहला ऑप्शन राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम और अधीर राजेंद्र। तो पहला सी ऑप्शन क्या आ जा रहा है हम लोगों का? परांतक प्रथम। परांतक प्रथम थे जो चोल साम्राज्य के शासक, ठीक है। इन्होंने उत्तर मेरू शिलालेख की रचना की। इस शिलालेख को 919 से 921 ईस्वी में तमिलनाडु के लिखा गया, और यह तमिलनाडु के कांचीपुर में स्थित है, ठीक है। इसमें ग्रामीण स्वायत्तता और लोकतांत्रिक प्रणाली का बड़ा प्रमाण है। इसमें हम लोग देख चुके हैं प्रशासनिक सभा द्वारा किया जाता था, चुनाव प्रक्रिया होता था, उम्मीदवारों का चयन जो होता था कुंड बोलई पद्धति से होता था। जो योग्य उम्मीदवार के नाम ताड़ के पत्तों पर लिखकर एक घड़े में डाल दिए जाते थे और एक छोटे बच्चे से उन पत्तों को निकलवाया जाता था, लॉटरी सिस्टम, ठीक है। योग्यता भी थी। सदस्य बनने के लिए व्यक्ति के पास अपनी भूमि, शिक्षित होना, ईमानदार होना अनिवार्य था। यदि कोई सदस्य पिछले 3 में से किसी भी
समिति का हिस्सा रहा हो, वह अपना हिसाब किताब जमा न किया हो तो वह अयोग्य माना जाता था। ठीक है। मुगल धर्म दीन ए इलाही के बारे में अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू दरबारी कौन था? ऑप्शन ए राजा मानसिंह, ऑप्शन बी राजा टोडरमल, ऑप्शन सी बीरबल और ऑप्शन डी तानसेन। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाता है? बीरबल। दीन ए इलाही 1582 में स्थापना। ठीक है। सभी धर्मों को मिलाकर तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य सुलह ए कुल की नीति थी। ठीक है। दीक्षा, इसमें अनुयायियों को सुल्तान के प्रति समर्पण करना पड़ता था। मांस खाने से मनाही थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, देख लीजिए। और सूर्य के पूजा पर बल दिया जाता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दिया जाता है। बीरबल, जिसका बचपन में नाम महेश दास था, अकबर के नवरत्नों में से एक था, ने इसे स्वीकार करने वाला इकलौता हिंदू शासक था। मानसिंह और भगवान दास ने इसे स्वीकार करने से क्या किया था? मना कर दिया था। असफलता का कारण क्या हुआ? यह एक धर्म न होकर एक आचार संहिता थी। अकबर की मृत्यु के बाद यह स्वतः समाप्त हुई कि इसके अनुयायिक संख्या बहुत कम थी, लगभग 18 ही लोग शायद इसको फॉलो करते थे, जिसकी वजह से अकबर के बाद इसका कोई फॉलोअर नहीं रहा। अगला क्वेश्चन आता है, गुप्तकालीन मुद्रा प्रणाली से संबंधित है कि गुप्त काल में जारी किए गए रजत सिक्कों को क्या कहा जाता था? ठीक है। पहला ऑप्शन है दिनार, रूपक, बी सी ऑप्शन है पन और डी है शतमान। ठीक है, जिसका आंसर क्या होगा? बी रूपक। मुद्राओं के प्रकार, जो सोने के सिक्के थे उसको क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। ठीक है। और जो चांदी के सिक्के थे उसको क्या कहा जाता था? रूपक। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, उन्होंने जब शक को पराजित किया तो व्याघ्र शैली के जो थे ना, चांदी के सिक्के बड़े पैमाने पर जारी किए थे। पन भी मौर्य काल में चलने वाले चांदी के सिक्के थे। और शतमान जो थे प्राचीन भारत में माप और सिक्का का एक यूनिट था। ठीक है। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों में सोने की शुद्धता के बाद के काल में कम होती गई, जो आर्थिक गिरावट के संकेत हैं। ठीक है। सबसे शुद्ध सिक्का कौन चलाया था भाई? कुषाण लोगों ने शायद चलाया था। अगला क्वेश्चन आता है आपका, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में मारा था? बहुत इंपॉर्टेंट। इल्तुतमिश ऑप्शन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन बी, पृथ्वीराज चौहान ऑप्शन सी और ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। तो आपका एग्जैक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज चौहान। देखिए, घुमाकर क्वेश्चन पूछा है यहाँ। ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती जो है आया था गौरी के साथ, मगर गौरी ऑप्शन में ना दे करके आपका यहाँ पर ऑप्शन दे दिया क्या? पृथ्वीराज चौहान। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ। अक्सर स्टूडेंट सोचेंगे कि भाई जब चिश्ती की बात हो रही है तो इस्लामिक शासक ढूंढेंगे हम इसमें, तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान होंगे। ठीक है। ये आया था गौरी के साथ 1192 में। ठीक है। और उस समय दिल्ली और अजमेर पर पृथ्वीराज चौहान का शासन था, जो तृतीय थे। ये भी बात याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर जो है ना आ जाता है कि मोहम्मद गौरी से किस पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ था? तो ये थे तृतीय। ठीक है। अब चिश्ती इन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखी। इन्होंने अपने निवास स्थान कहाँ पे बनाया? अजमेर में बनाया, जो आज अजमेर शरीफ के दरगाह के नाम से जाना जाता है। वो संगीत के माध्यम से, सूफी संप्रदाय से थे, वो संगीत के माध्यम से ईश्वर को भक्ति पर विश्वास करते थे और वहादत उल वजूद, ईश्वर की एकता का संदेश देते थे। उन्हें गरीब नवाज सुल्तान उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। उनके शिष्यों में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और बाबा फरीद प्रमुख हैं। ये काफी पुराने संत हैं। अगला क्वेश्चन आता है, विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर, जिसमें 56 संगीत में स्वर निकलते हैं, कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वेलूर, बी भद्राचलम, सी हम्पी और डी श्रीरंगम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हम्पी। ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया भाई? तो इसके देवराय द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन अधिकतर विस्तार जो इसका है कृष्णदेव राय के शासनकाल में हुआ। भगवान विष्णु के रूप में भगवान विट्ठल को समर्पित है। और संगीत स्तंभ जो होता है वो मंदिर के मंडपम में 26 नक्काशीदार स्तंभ है, जिसमें जो स्तंभ है ना उसमें इंक्रिप्टेड है, डिजाइन बना हुआ ढेर सारा, जिन्हें थपथपाने पर अलग अलग संगीत के
स्वर निकलते हैं, जिसे सारे गामा स्तंभ भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। इस कितने पिलर हैं? 56 पिलर महामंडपम में 56 नक्काशीदार पिलर हैं। पत्थर का रथ, ठीक है। मंदिर के परिसर में एक विशाल पत्थर का रथ भी है, जो विजयनगर वास्तुकला की प्रकाष्ठा है। विजयनगर वास्तुकला की प्रकाष्ठा है। यह रथ वर्तमान में 50 रुपए के नोट पर अंकित है। पत्थर का रथ हम्पी का ही वो है। हम्पी विजयनगर की राजधानी और तुंगभद्रा नदी के तट पर इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, किताबुल हिंद रचना किस भाषा में की गई? ठीक है। ऑप्शन ए फारसी, बी अरबी, सी तुर्की, डी उर्दू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अरबी। इसके लेखक कौन थे? अलबर्नी थे। ये किसके साथ बाहर आता है? मोहम्मद गजनवी के साथ। इस पुस्तक में 80 अध्याय में विभाजित किया गया है, जिसमें धर्म, दर्शन, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, मल्टी नॉलेज की बात की गई है। ठीक है। इसलिए अलबर्नी को इन सभी चीजों का ज्ञान था। क्वेश्चन पूछ देता है कि अलबर्नी किस किस चीज का ज्ञाता था। जितना चीज लिखा हुआ सब चीज का ज्ञाता है, दिमाग नहीं लगाना उसमें, समझे। अलबर्नी ने ब्राह्मणवादी ग्रंथों को गहराई से अध्ययन किया और इसे भारतीय समाज की तुलना यूनानी समाज से की। समय के विद्वान, इसमें अरबी में लिखा गया था। बाद में इसको जो है ना एडवर्ड साचू ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है। अगला क्वेश्चन आता है, प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति, ये क्वेश्चन तो हम लोग एक्सप्लेनेशन में पढ़ चुके हैं कि हरिसेन द्वारा लिखी गई है। ठीक है। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि और संधि विग्रह था। यहाँ पर ध्यान देना है कि संधि विग्रह मतलब क्या होता है। संधि विग्रह मतलब होगा विदेश मंत्री। ठीक है, ये ध्यान देना है। संधि विग्रह क्या होगा? विदेश मंत्री था। ठीक है। संस्कृत भाषा में लिखा गया और चंपू शैली में, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है। चंपू शैली और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, इसे याद रखना है। ठीक है। इसमें बताया गया कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राजाओं को हराया और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को प्रतिग्रह मोक्षानुग्रह जीतकर राज वापस करने की नीति अपनाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, बटाई व्यवस्था। मध्यकाल में बटाई व्यवस्था का अर्थ क्या था? ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए भू राजस्व निर्धारण की एक विधि, बी एक धार्मिक कर, सी सैनिकों का पद, और डी हो जाता है बाजार नियंत्रण प्रणाली। ये भू राजस्व निर्धारण की एक विधि था, इसलिए हमारा ऑप्शन एक क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बटाई। ये आजकल भी हम लोग चलता है, ये इसके बारे में हम लोग जानते हैं, जिसमें गल्ला बख्शी और भावली भी कहा जाता है। बटाई ये इंपॉर्टेंट है, गल्ला बख्शी पूछता है कभी कभी। बटाई जिसे गल्ला बख्शी और भावली भी कहा जाता था। वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और किसानों के बीच में किया जाता था। ठीक है। बटाई के प्रकार थे, अलग अलग थे। ठीक है। तुगलक प्रशासन दार उल सफा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था और यह क्या था? एक खैराती अस्पताल। इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है। खैराती अस्पताल फिरोज शाह तुगलक ने इसे बनाया था, यह एक खैराती अस्पताल था। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए जाना जाता है। उसी दारुल सफा की स्थापना की और गरीबों का मुफ्त इलाज किया। ठीक है। इसके अलावा और दो इम्पोर्टेंट चीज इन्होंने किया था। दीवाने बंदगान, जो दासों के रखरखाव के लिए जिम्मेवार था, और दीवाने खैरात, जो गरीब लड़कियों की विवाह और विधवाओं की मदद के लिए कार्य करता था। तो 3 इंपॉर्टेंट काम जो फिरोज शाह तुगलक का बहुत इंपॉर्टेंट है, दीवान बंदगान, दीवाने खैरात और दारुल सफा। दारुल सफा एक खैराती अस्पताल, खैराती मतलब फ्री का अस्पताल था, लोगों का फ्री इलाज होता था यहाँ पर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है विजयनगर साहित्य का अमुक्त माल्याद के बारे में। अमुक्त माल्याद ग्रंथ की रचना विजयनगर सम्राट ने की थी। ठीक है। विजयनगर सम्राट ने की थी, वो सम्राट कौन था? ऑप्शन ए देवराय द्वितीय, कृष्ण देव राय, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अच्युत देव राय, और डी सदाशिव राय। तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण देव राय। ये तुलु वंश का एक महान शासक था और उच्च कोटि का विद्वान था। ठीक है ना। इसने तेलुगु में अमुक्त माल्याद की रचना की।
इसमें हिंदू देवता भगवान विष्णु और देवी अंडाल की कथा पर आधारित है। इस पुस्तक का महत्वपूर्ण हिस्सा राज्य व्यवस्था पर भी आधारित है। और इसके अलावा कृष्णदेव ने संस्कृत में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था, जामवती कल्याणम। ठीक है, तो कृष्णदेव राय का एक पुस्तक क्या है, जामवती कल्याणम है, और एक हो जाता है तेलुगु भाषा में लिखा अमुक्तमाल्या। तो याद रखना है, इसमें मैं तो फॉलोइंग में दे देता है कभी, तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्या और जामवती कल्याणम किस भाषा में है, संस्कृत में है। अब देखिए अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान, नवरत्न, अब यहाँ अष्टदिग्गज भी था इनका, ठीक है, जिसमें 8 महान तेलुगु कवि थे। तो अष्टदिग्गज में 8 कवि थे। अष्टप्रधान की बात हो तो प्रशासनिक इकाई की बात होती है, अष्टदिग्गज जो हो जाता है उसमें 8 कवि की हो जाती है, जिसमें तेलारी नाम आप जानते हैं, इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है, उसका नाम था। यहाँ होता है आपका हिस्ट्री खत्म। अगला क्वेश्चन करंट से आता है। अब क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया का सोशल मीडिया पर प्रतिबंध। पहला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जापान। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑस्ट्रेलिया। अब ये जो था, ऑस्ट्रेलिया संसद ने ऑनलाइन सुरक्षा संशोधन विधेयक पारित किया, ठीक है, जिसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों को इंटरनेट यूज करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट समथिंग समथिंग क्या होता है वो उस पर प्रतिबंध लगा दिया। यह कानून बच्चों और उनके माता पिताओं को सजा देने के बजाय टेक कंपनियों पर ड्यूटी ऑफ केयर लागू करता है, ठीक है। अब ये कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज के लिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, ठीक है। कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे प्रभावी आयु सत्यापन तकनीक का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं। अगर ऐसे में अगर कोई बच्चा गार्जियन का भी मोबाइल यूज कर रहा है तो उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। और 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है कंपनी पर। अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हो जाता है कि इससे रिलेटेड कुछ कुछ और इन्फॉर्मेशन है कि फ्रांस ने पहले ही 15 वर्ष से कम आयु की सीमा तक थी, फ्रांस में पहले ही था, लेकिन वहाँ माता पिता की सहमति के जो छूट का प्रावधान था, मतलब मम्मी पापा से आप छूट लेकर के यूज कर सकते हैं माता पिता के परमिशन पर। मगर ऑस्ट्रेलिया में नो एक्सेप्शन, कोई छूट नहीं का नीति अपनाया गया है। अब देखिए 1925 में ब्रेन रॉट रिलेटेड एक वर्ड है जो ऑक्सफोर्ड इसको वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया, ये भी जो है आपका उससे ही रिलेटेड है, ठीक है, जो स्क्रीन टाइम से रिलेटेड है। भारत में डिजिटल पर्सन डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत 18 से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता की सहमति अनिवार्य है। अब भारत में ये व्यवस्था है, ठीक है, 18 से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता की सहमति अनिवार्य है, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं। लेकिन पूर्ण प्रतिबंध जैसा कोई कानून फिलहाल भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है आईएनएस अरिधमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, यह भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसे भारत की उन्नत प्रौद्योगिकी पौध परिवहन के तहत विकसित किया गया है, जिसमें ऑप्शन ए केवल एक सही, बी 2 सही, सी एक और दोनों सही, डी ना तो एक ना तो दो, ठीक है। आईएनएस अरिधमन भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली भारत की समुद्री सुरक्षा और समुद्री परमाणु प्रतिरोध क्षमता में एक मील का पत्थर है। यह भारत के अरिहंत श्रेणी का पनडुब्बी है। यह जो है अरिधमन जो है ये अरिहंत कैटेगरी का है, ठीक है। ये न्यूक्लियर ट्राइड देश जो है, ठीक है, उसमें शामिल हो जाता है इस पनडुब्बी की वजह से, जैसे अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन है। इसमें न्यूक्लियर ट्राइड मतलब ये हुआ कि भारत अब जो है जमीन, हवा और समुद्र तीनों से जो है न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च कर सकता है। तो आईएनएस अरिधमन के हेल्प से ये कर पाएगा इंडिया, ठीक है। तो इसकी मिसाइल क्षमता देखते हैं, K-15 12 K-15 सागरिका मिसाइल है जिसका 750 किलोमीटर रेंज है, और 4 K-4 मिसाइलिस्टिक मिसाइल है जिसका 3500 किलोमीटर रेंज है, उसको लॉन्च करने में सक्षम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अब इसी से रिलेटेड क्या हो जाता है कि एटीबी प्रोजेक्ट के तहत इसको शुरू किया गया था, इंदिरा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्यालय भी विशाखापत्तनम है। अरिदमन का जो संस्कृत में अर्थ होता है वो शत्रुओं का दमन करने वाला, ठीक है। तो इस कैटेगरी में अब तक बना हुआ है आईएनएस अरिहंत S2, आईएनएस अरिघात S3 और अरिदमन S4। इन दोनों के बाद तीसरा कमान है यह, कौन सा, अरिदमन। ये पिछली पनडुब्बियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली जो परमाणु रिएक्टर है और सेंसर से लैस है। वुमन पीस सेफ्टी इंडेक्स, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। 181 देश की सूची में भारत का स्थान क्या है भाई? ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 128, ऑप्शन सी 140, ऑप्शन डी 150। तो भारत का रैंक अच्छा नहीं है, 128वें पोजीशन पर है भारत। 181 देशों का रैंकिंग हुआ जिसमें भारत कितना 128वें स्थान पे आ जाएगा। ये जो इंडेक्स है ये जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटीज द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक महिलाओं की स्थिति पर वैश्विक पैमाना तय करके तय किया जाता है, जिसमें भारत कौन से पोजीशन पे है? 128वें रैंक पर है, जिसमें भारत में महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय है, ठीक है। अब सूचकांक के 3 स्तंभ मुख्य रूप से क्या है? समावेशन, न्याय और सुरक्षा, ठीक है। भारत का स्कोर इसमें काफी कम है, 0.607। अब इसमें टॉप के कंट्री कौन कौन है? डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, स्वीडन जो नॉर्डिक कंट्री है। सबसे निचला देश अफगानिस्तान, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, तालिबान शासन के कारण वहां पर स्थिति दयनीय हो गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मिशन शक्ति जैसी योजनाओं के बाद ये सूचकांक में अगर यह स्थिति है तो यह जो है बहुत ही गंभीर बात है, इस ओर ध्यान देने की जरूरत को परिलक्षित करता है। अब क्वेश्चन है कि चंद्रमा के क्रेटर के नामकरण के संबंध में कथन पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि चंद्रमा पर लगभग 3.5 अरब साल पुराने एक क्रेटर का नाम MS कृष्णा के नाम पर रखा गया। सेकंड, MS कृष्णा भारत के प्रसिद्ध भौतिकी है। ऑप्शन ए 1 सही, ऑप्शन बी 2 सही, ऑप्शन सी 1 2 दोनों सही, डी दोनों गलत। अब इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही, ठीक है। अब IAU जो अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है वो क्या किया? चंद्रमा के दक्षिण जो साउथ पोल है उसके पास, साउथ पोल में ही इंडिया लैंड भी किया था, एक विशाल क्रेटर का नाम भारतीय वैज्ञानिक, क्या नाम है उसका? MS कृष्णा के नाम पर रखा गया, जो विज्ञान इतिहास के लिए, जो भारत के वैज्ञानिक इतिहास के लिए एक गौरव का क्षण है, ठीक है। अब MS कृष्णा का योगदान, वो भारत के प्रमुख विख्यात जियोलॉजिस्ट है, ना कि भौतिक वैज्ञानिक, ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा। उन्होंने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक के रूप में कार्य किया। उन्होंने जियोलॉजी ऑफ इंडिया एंड वर्मा जैसे महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी जो आज भूवैज्ञानिक में छात्रों के लिए मार्गदर्शन है, ठीक है। अब क्रेटर लगभग 3.5 अरब साल पुराना है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, जो खगोलीय पिंडों का क्या करता है? नामकरण करता है। अब देखो चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग स्थल है उसका शिव शक्ति पॉइंट, और चंद्रयान 2 का जो लैंडिंग प्रयास स्थल उसे तिरंगा पॉइंट भी नाम दिया गया। इसी की वजह से भूवैज्ञानिक महत्व, SM कृष्णा ने भारत में लौह अयस्क और अन्य खनिजों के सर्वेक्षण में प्रमुख भूमिका निभाई, इसीलिए इनका नाम इस पर रखा गया। अब देश का पहला स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का परिचालन किन 2 शहरों के बीच में किया जाएगा? जो देश का सबसे व्यस्तम है भाई, कौन सा हो जाएगा? ए दिल्ली मुंबई, बी दिल्ली पटना, सी लखनऊ वाराणसी और डी बेंगलुरु चेन्नई। तो आंसर क्या हो जाएगा? पटना दिल्ली, ठीक है। भारत का पहला वंदे भारत श्रृंखला का नया अध्याय, ये पहला ट्रेन है जो दिसंबर 2025 में लॉन्च किया गया। पहले तो वंदे भारत था, उस पर आप सीटर था, उसमें आप एग्जीक्यूटिव क्लास चेयर होता था। अब जो है ये स्लीपर वंदे भारत है जो भारत पटना और दिल्ली के बीच में चलाया गया है, ठीक है। और ये पहला है, ठीक है। इसे ICF चेन्नई बनाया है, ठीक है, जिसमें BML बेंगलुरु का भी योगदान है।
ये ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस से अधिक आरामदायक होगी, ठीक है। और इसमें जो है सुपीरियर इंसुलेशन, ठीक है, जिसमें आवाज़ कम होगा, और अग्निरोधक सामग्री और झटके मुक्त यात्रा के लिए सस्पेंशन सिस्टम दिया गया है। इसमें कुछ 16 कोच होंगे, जिसमें 11 AC थर्ड, 4 AC 2 और 1 AC 1 कोच होंगे, 16 होंगे, ठीक है। वंदे भारत 2.0 एक स्लीपर संस्करण, वंदे भारत उन्नत संस्करण जो 160 किलोमीटर करीब चल सकता है। कवच टेक्नोलॉजी जानते हैं, इंडियन रेलवे का यह एक टेक्नोलॉजी ट्रेन के कोलिजन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। इको फ्रेंडली है, जो बिजली की खपत को 30% तक कम कर सकता है। और अमृत भारत स्टेशन, इस ट्रेन के परिचालन के साथ पटना दिल्ली स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के लिए पुनर्विकसित किया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होता है भारत के पहले ऑल इलेक्ट्रिक ट्रक परियोजना से रिलेटेड के संदर्भ में विचार करिए। कथन पहला क्या है, यह परियोजना का कारण बंदरगाह एवं जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया। इस परियोजना को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी मुंबई में शुरू किया गया। अब कौन सा सही है, कथन 1 सही, 2 सही, C 1 2 दोनों सही, D 1 2 दोनों गलत। तो इसका आंसर होगा केवल 1 सही, ठीक है। ये तो हम लोग जान रहे हैं कि सर्बानंद सोनोवाल जो है जहाजरानी मंत्रालय है और इसका उद्घाटन किया है, ठीक है, इसका उद्घाटन किया, ठीक है। मगर इसका उद्घाटन जो हुआ दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला में हुआ, ना कि मुंबई में हुआ, इसीलिए स्टेटमेंट 2 गलत है, ठीक है। अब टग है क्या, टग छोटी लेकिन अत्यधिक शक्तिशाली नाव होती है जो बड़े जहाजों जैसे कार्गो और शिप ऑयल टैंकरों को बंदरगाह के सकरे रास्ते पर खींचने और धकेलने का काम करती है, ठीक है, उसे ही टग कहा जाता है। यह परियोजना ग्रीन ट्रक ट्रांजिशन प्रोग्राम का हिस्सा है। भारत का लक्ष्य 2030 तक अपने कम से कम 50% ट्रक को हरित ऊर्जा से संचालित करने का है, जिसमें इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और मेथनॉल बेस्ड होगा, ठीक है। अब देखिए बैटरी तकनीक में लिथियम आयन का यूज किया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 में पंचामृत लक्ष्यों में से, जिसमें नेट जीरो इंडिया को 2070 तक करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, चीन का घोस्ट जेलीफिश ड्रोन नवंबर 2025 में किस देश ने पानी के नीचे निगरानी के लिए घोस्ट जेलीफिश ड्रोन विकसित किया है, ठीक है। ऑप्शन है अमेरिका, बी रूस, सी चीन और डी इजराइल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी चीन। बायो बायोमेमेटिक्स, ठीक है, ये ड्रोन तकनीक है जो प्रकृति के जीवों को नकल करके, ठीक है, और उसके जैसे तकनीक यूज करके, जेलीफिश जैसी तकनीक यूज करके पानी के नीचे मांसपेशियों के संकुचन जैसी गतिविधियों के माध्यम से आगे बढ़ता है। और यह जो है स्टिल टेक्नोलॉजी से लेस होगा, जिसको देखना मुश्किल होगा, सोनार में पकड़ आ जाते हैं। और जो घोस्ट जेलीफिश होगा उस सोनार के पकड़ में भी नहीं आएगा, ठीक है। यह रडार के सिग्नल को परावर्तित नहीं करता है, इसीलिए इसे घोस्ट जेलीफिश ड्रोन कहा जाता है, जो पानी के नीचे, भाई ऊपर में तो उड़ा ही रहे थे, अब पानी के नीचे भी चल दिए। तो चाइना जो है घोस्ट जेलीफिश ड्रोन बनाया है, जो सोनार और रडार के नहीं आएगा। और जो कौन टेक्नोलॉजी यूज किया है, बायोमिमेटिक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, बायोमिमेटिक्स क्या है। तो बायोमिमेटिक्स वो है जो प्रकृति में जीवों के शारीरिक संरचना की तकनीक का यूज करके, जो विज्ञान में अलग अलग हथियारों या मशीनों में उस तकनीक को हम लगा करके मानव विकास के लिए हम अलग अलग डेवलपमेंट का काम करते हैं, तो उसे बायो मेमेटिक्स कहते हैं। मिमिक मतलब कॉपी, बायो मतलब प्रकृति, ठीक है, मिमिक किया जा रहा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है, डोनाल्ड ट्रंप और फीफा वैश्विक शांति पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें फीफा 2026 विश्व कप के दौरान पहले शांति पुरस्कार के रूप में दिया गया। कथन 1 सही, ए केवल 2 सही, बी सी 1 2 दोनों सही, डी दोनों कथन गलत। तो 1 और 2 दोनों सही होंगे।
दिसंबर 2025 में वाशिंगटन डीसी में एक अभूतपूर्व घटना घटी जब खेल और कूटनीति का मेल देखा गया। किसमें भाई? तो फीफा आमतौर पर खिलाड़ियों और कोचों को सम्मानित करता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि वैश्विक शांति के लिए पहली बार जो है ना एक पुरस्कार की घोषणा की, जिसे विश्व शांति पुरस्कार का नाम दिया गया। ठीक है। और जो अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को जो इस बार फीफा होना है, आयोजित होना है, वो कहाँ होना है? अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होना है। तो फीफा के जो अध्यक्ष हैं, क्या नाम है उनका? इन्फेंटेनियो, जियानी इन्फेंटेनियो। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार से सम्मानित कर दिया। ठीक है। उत्तरी अमेरिका में फुटबॉल के खेल को विकास के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। विश्व कप 2026 में कुल 48 टीमें भाग ले रही हैं। ठीक है, बात क्लियर है। अब क्वेश्चन आता है कि 62,271 रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के साथ पीएम सूर्य घर योजना देश में सिर्फ कौन सा जिला बन गया है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी पटना, सी इंदौर, डी एर्नाकुलम। इसमें आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ। ठीक है। यह जो योजना प्रबंध नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। इसमें मॉडल सोलर विलेज बनाया जा रहा है, रूफटॉप विलेज, रूफटॉप जो सोलर इंस्टॉलेशन होगा, जिसमें 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान किया जाएगा और 3 किलोवाट तक प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसका 78,000 रुपया तक जो है केंद्र सरकार सब्सिडी देगा। तो 62,271 रूफ टॉप्स जो सोलर पैनल लगा करके लखनऊ जो है देश का शीर्ष जिला बन गया। और सूर्य, ये जो एक योजना थी पीएम सूर्य घर योजना में शीर्ष जिला बन गया। संयुक्त सेनाभ्यास गरुड़ शक्ति के संदर्भ में कथन है। गरुड़ शक्ति का 10वां संस्करण राजस्थान के पोखरण में आयोजित किया गया। अभ्यास भारत और इंडोनेशिया की सेनाओं के बीच आयोजित किया गया। इसमें ए केवल ए सही, बी केवल 2, सी 1 2 दोनों सही, डी दोनों कथन गलत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2 सही। ठीक है। अब क्या है भाई, गरुड़ जो है यह भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करता है, तो 2 तो सही है। ठीक है। क्योंकि गरुड़ दिवस, मगर यह 10वां संस्करण जकार्ता में आयोजित किया गया था, ना कि राजस्थान के पोखरण में। और यहाँ पर क्या दिया हुआ? राजस्थान के पोखरण में। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट 2 1 जो है आपका गलत हो गया। गरुड़ शक्ति का 10वां संस्करण इंडोनेशिया के जकार्ता के बकासी में आयोजित किया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब यह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इंडोनेशिया भारत का एक रणनीतिक साझेदार है और मलक्का जलडमरू के पास होने के कारण इंडोनेशिया के साथ सैन्य संवेदन भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं मलक्का स्ट्रेट चाइना के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जिसका टोटल ऑपरेशन जो है किसके पास है? सिंगापुर के पास है। सिंगापुर का काफ़ी रेवेन्यू इस स्ट्रेट से आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2025 ब्रेन रॉट हम लोग पहले देख चुके हैं, बन गया है। ठीक है। अब इसमें क्या भी बात करना, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 2025 में किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? एआई, ब्रेन रॉट, मेटावर्स और गॉबलिन मोड। इसमें क्या हो जाएगा? ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट जानते हैं ना आप क्या होता है? ब्रेन रॉट जो होता है, इसका होता है कि आप सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग करने से जो होता है आपकी मानसिक क्षमता में गिरावट आता है। ठीक है। जिसको क्या कहा जाता है? ब्रेन रोट कहा जाता है। ठीक है। तो ब्रेन रोट को ऑक्सफोर्ड जो है वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। 2024 में यह था रिच, RIZZ, जिसका अर्थ क्या होता है? करिश्मा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि आरबीआई की रणनीतिक योजना और एसबीआई का मार्केट कैप उससे संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया घटनाक्रमों पे से आरबीआई ने 2025-30 के लिए एक व्यापक रणनीतिक ढांचा उत्कर्ष 3.0 जारी किया है।
भारतीय स्टेट बैंक $100 अरब मार्केट के कैप क्लब में शामिल होने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया। अब इसमें से केवल एक ए सही, ए में केवल एक सही, बी में केवल दो सही, सी में एक दो दोनों सही, डी में दोनों कथन गलत। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल दो सही। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं कि कथन एक इसलिए गलत है कि आरबीआई ने अपनी नई रणनीतिक योजना वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति NSFI 2025-30 जारी किया, ना कि उत्कर्ष 3.0। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट नवंबर दिसंबर 2025 में भारतीय स्टेट बैंक जो है $100 अरब का मार्केट कैपिटल हासिल करने वाला भारत का पहला सरकारी बैंक बन गया है। इससे पहले ये काम HDFC भी कर चुकी है, मगर HDFC प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, इसलिए अगर पहला बैंक पूछा जाए तो HDFC होगा और सरकारी पूछा जाए तब SBI होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है हम लोगों को। RBI का गवर्नर बदल गया भाई, SBI अध्यक्ष चल्ला सुब्रमण्यम शेट्टी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है सरस आजीविका मेला 2025। ठीक है, उद्घाटन दिसंबर 2025 में नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया? ये कृषि मंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान ने इस मेले का उद्घाटन किया, जिसमें ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनने के लिए सरकार के विजन पर जोर दिया गया। ठीक है, इस मेले में SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप और उनके उत्पादों को सीधे शहरी पहुंच प्रदान करने के लिए, बिचौलियों की भूमिका को खत्म करने के लिए, महिलाओं को उनके मेहनत का पूरा दाम मिले, इस पर बल दिया गया। अब लखपति दीदी योजना क्या है? सरकार द्वारा 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। सरस मेला का लक्ष्य इसे प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण कड़ी है। सरस मेला इसी कड़ी का एक स्टेप है। ठीक है, ऑपरेशन पवन के हालिया समाचारों के संबंध में विचार करें। भारतीय सेना ने 38 साल बाद श्रीलंका में शहीद हुए जवानों को पहली बार आधिकारिक तौर पर सम्मानित किया। भारतीय सेना ने दिसंबर 2025 में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इनो युद्ध 2025 का आयोजन किया। अब इसमें से कौन सा सही है? केवल एक सही, केवल दो सही, केवल एक या दो सही, दोनों कथन गलत। कौन सा होगा भाई? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही। ऑपरेशन पवन क्या है? 1987 से 1990 के दौरान श्रीलंका में जो शांति सेना भेजा गया था, उसके दौरान जो 1171 शहीद हुए थे, उनको 38 साल के बाद दिसंबर 2025 में भारतीय सेना ने आधिकारिक रूप से सम्मानित किया। सेना ने दिसंबर 2025 में इनो योद्धा सेमिनार का आयोजन किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है सैनिकों के बीच नवाचार को बढ़ावा देना है और इसमें सैनिकों को सम्मानित किया गया, जिसमें युद्ध के मैदान में चुनौती का समाधान करने के लिए स्वदेशी उपकरण या सॉफ्टवेयर विकसित किया है, उनको सम्मानित किया गया है। ऑपरेशन पवन जो हुआ था वो LTT के खिलाफ जो श्रीलंका के जाफना क्षेत्र में चलाया गया था, उसी के तहत जो सैनिक मारे गए थे उसको हम लोग क्या किए हैं? सम्मानित किए गए। अगला क्वेश्चन आता है कि किस राज्य सरकार ने थर्मल पावर प्लांट में 5 से 7% बायोमास मिश्रण निर्माण करने के लिए ब्लू हाइड्रोजन पॉलिसी शुरू की? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र और डी तमिलनाडु। जिसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव काम में रहता है, इन्वायरमेंटल वर्क में बहुत आगे है। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ महाराष्ट्र ने भारत का अग्रणी राज्य बन गया है। ठीक है, वो ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन फ्यूल पॉलिसी लॉन्च किया है। इस नीति के तहत महाराष्ट्र जो है अपना थर्मल पावर प्लांट के लिए अब अनिवार्य रूप से ईंधन के रूप में 5 से 7% तक बायोमास का मिश्रण करेगा। इससे कोयले की खपत कम होगी और कृषि अपशिष्टों का सही उपयोग होगा। ठीक है, अब ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है? जो प्राकृतिक गैस से बनी हाइड्रोजन होती है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं। भारत के नेट जीरो लक्ष्य को सपोर्ट करता है, जो कब तक का टारगेट है? 2070 तक का है। ठीक है,
जिसमें महाराष्ट्र सबसे आक्रामक दिख रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत यह एक कड़ी है जो केंद्र सरकार ने जनवरी 2023 में शुरू किया था और 19,744 करोड़ के बजट के साथ इसे लॉन्च किया गया था। यह हो गया आपका करंट और हिस्ट्री समाप्त।